Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will be studying Hess law. According to the reduced syllabus हम chapter number 11 से कर रहे हैं because 11 chapter जो है thermochemistry and in thermochemistry chapter the reduced syllabus contains two topics, that is Hess law and the application of Hess law, that is Born-Haber cycle. So in this lecture we will study about Hess law. Before starting the Hess law, one thing that you should know is state function. ठीक है, जैसे आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं उसमें आपकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन होती है. स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम जब हम चेंज को डिस्कस करते हैं तो उसमें ये होता है कि उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेज को देखा जाता है. वो क्या पाथ फॉलो हुआ या क्या रूट फॉलो हुआ उस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करती. जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है वो हम फॉर एग्जांपल कोई ड्राइव है या कुछ है, हम एक कार है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है इरेगुलर पाथ से, यहाँ से यहाँ ये फाइनल स्टेज पे आके पहुँच जाती है. ठीक है, तो अब ये उसका स्टार्ट पॉइंट है और ये उसका फिनिश पॉइंट है. ठीक है, और ये सारा जो था वो उसका रूट था, वो यहाँ से ए डिफरेंट रूट उसने अपॉइंट किए. अब एक चीज़ है कि वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से अगर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये भी तो एक रूट है ना. ठीक है, अब चाहे वो इस रूट पे पहुंचे या ये इरेगुलर रूट लेकर पहुंचे, दोनों में जो है जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है अगर वो सेम है और वो रूट इंडिपेंडेंट है, उस पर रूट पे या पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो उस चीज़ को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं. स्टेट फंक्शन हमें सिस्टम की डिफरेंट चीज़ों में ले सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है. यहाँ पर जो हम चीज़ हेस लॉ में स्टडी करेंगे वो इंथैल्पी स्टडी करेंगे. तो यहाँ पर जो चीज़ इंथैल्पी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि वो इंथैल्पी क्या चीज़ होती है. इंथैल्पी इज़ द हीट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, इंथैल्पी क्या चीज़ होती है? इट इज़ द हीट ऑफ रिएक्शन. इंथैल्पी एंड दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड. इसमें आपके दो सिस्टम्स आ जाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, और अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड. सो द एंथैल्पी चेंज वी विल डिस्कस इन द हेस लॉ. अब यहाँ पर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगा एक रिएक्शन की कंप्लीशन में, कि एक रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में आया कंप्लीट होता है या डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है. ओके, सो एंथैल्पी सबसे पहले आपको इसको समझने से, हेस लॉ को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शन क्या चीज़ है. स्टेट फंक्शन में हम जब वेरिएबल्स के इनिशियल और फाइनल कंडीशन से कंसर्न रखते हैं और अगर हम उसके चेंज को डिस्कस करते हैं वेरिएबल की, और कैन बी योर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी. इफ वी आर कंसर्न विद ओनली द चेंज दैट इज जो कि हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, अगर चेंज को कंसिडर करें तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल से रिलेट करेंगे. हम इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेंगे कि वो कौन सा रूट या पाथ उसने फॉलो किया. ठीक है, तो स्टेट फंक्शन इज दैट विच डिपेंड्स अपॉन, और इफ वी आर रिलेटेड हेयर इन हेस लॉ, वी आर रिलेटेड विद द एंथैल्पी चेंज. सो हेयर this enthalpy is a state function, and enthalpy is a state function. It means that we will be related with this initial and final stage, but we will not be related with the how many routes or how many paths it has been taken. So इसको further समझने के लिए देखते हैं. देखें, Hess law डिफाइन, हाउ यू विल डिफाइन हेस लॉ. इसमें आपकी जो बुक की डेफिनेशन है मैं पहले आपको वो रिलेट कर देती हूँ. अकॉर्डिंग टू योर बुक दैट द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम whether the reaction takes place in a single step or several steps. ठीक है, आपका अगर एक रिएक्शन है वो चाहे एक स्टेप में फॉलो हो रहा है या डिफरेंट स्टेप में फॉलो हो रहा है, उसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा, उसमें फ़र्क नहीं आएगा. उसका रीज़न मैं पहले आपको बता चुकी हूँ दैट एंथैल्पी इज़ अ स्टेट फंक्शन. इट इज़ अ वेरिएबल इन इट इज स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल in which if we take the amount of change, so it will be only concerned with the initial and final stage, but it won't be related or it won't be dependent on its pathway or route. उसने किस तरह से चीज़ अटेन की, कितने पाथ आए, कितने, अगर हम रिएक्शन के लिहाज से बात करें तो वो रिएक्शन जो है आया, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है
ए इज योर रिएक्टेंट एंड बी इज योर प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसका एक रिएक्शन है। अब ए से पहुंचने में ऐसा भी हो सकता है ए जो है वो सी में कन्वर्ट हो जाए, सी जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाए, डी जो है फिर बी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें कितनी एंथैल्पीज आ सकते हैं, डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3, और जो नेट डेल्टा H होगा वो इसके क्या होगा, इन सब के इक्वल होगा। इट मीन्स इन तमाम एंथैल्पीज का जो है वो सम होगा, ठीक है, चाहे वो रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में हुआ है या सेवरल स्टेप में हुआ है, तो टोटल एंथैल्पी चेंज जो होगा एक रिएक्शन का वो क्या होगा, सेम होगा, वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप, ठीक है। जब भी हम डेल्टा H लेंगे या एंथैल्पी चेंज लेंगे जिसमें ट्रांसफर हो रहा है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, रिमेंबर स्टूडेंट्स इट विल बी नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स पाथवे। हेस लॉ स्टेट्स दैट वेदर द It states that enthalpy change in a chemical reaction is same whether the reaction takes place in a single step or several steps. So you can say that the summation delta H will be remain same. आपका जो delta H है वो change नहीं होगा, वो same रहेगा, और इसमें जो आपका delta H होगा चाहे वो आप single step में लें या इन सब का sum लें वो same होगा। अब इसको हम different example के साथ जो है study करेंगे। ये देखें, ये मैंने एक जर्नल आपके लिए स्लाइड पेस्ट की है। देखें हमारा क्या कंसर्न है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ दैट वेदर द रिएक्शन प्रोसीड्स इन वन स्टेप, यू कैन सी हियर वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। आसान लफ्जों में जैसे एक रूट इसने हासिल किया या ये रूट नंबर 2 से हासिल किया। इसमें बेटा इस तरह से होता है कि जब हमें एक रिएक्शन दिया होता है उस रिएक्शन को वो जो मैकेनिज्म होता है वो प्रोसीड करता है एक से ज़्यादा स्टेप में, तो इसी वजह से चाहे वो एक स्टेप में हो या कई स्टेप में हो, उसका जो नेट एंथैल्पी चेंज जो होता है वो क्या होगा आपका, दैट इट विल बी सेम होगा। यहाँ देखें जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया है दैट वेदर योर रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टेड योर प्रोडक्ट बी, सो अगर वो एक रूट है, एक रिएक्शन स्टेप है, मेन हमारा रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट है ये, लेकिन जब इसका हम मैकेनिज्म लिखते हैं जिसमें इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, तो अगर उस मैकेनिज्म में ये मेन रिएक्शन इन 3 स्टेप से होकर गुजरता है, तो चाहे उसकी मेन रिएक्शन की एंथैल्पी हम लें या इन तीनों का सम लें, तो इसमें क्या होगा, दिस विल बी द सेम। इसको हम कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसिडर हमने एक ये रिएक्शन लिया है, हमारा जो रिएक्शन है वो है दैट नाइट्रोजन को हमने ऑक्सीजन के से जो रिएक्ट करवाया है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 moles of nitrogen dioxide. Okay, now this is your reaction of interest and the enthalpy for this reaction is प्लस 68 किलो जॉल। रिमेंबर स्टूडेंट्स मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि जो इसमें जो एंथैल्पी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और एक्सोथर्मिक की नेगेटिव होती है। तो अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है आपको एक स्टेप में नजर आ रहा है, ठीक है, और इसकी एंथैल्पी कितनी आ रही है, 68 किलो जॉल। बट रिमेंबर स्टूडेंट अब ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे हुआ है, ऑब्वियसली इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बना होगा, फिर इंटरमीडिएट जो है वो आपकी प्रोडक्ट में चेंज हुआ होगा। सो दिस रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है कि नाइट्रोजन जो है, ये दिस वन इज योर फर्स्ट स्टेप। ओके, पहले स्टेप में नाइट्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, N2 plus O2 will be converted to 2NO. Okay, and the enthalpy for this reaction will be 180 kilojoule. Okay, plus 180 kilojoule की ये होगा, ये पहला रिएक्शन। नाउ इन दिस केस यू कैन कंसिडर NO इज एज योर इंटरमीडिएट, ठीक है। इस इंटरमीडिएट को हम लेके जाएंगे अपने सेकेंड स्टेप में। अब ये इंटरमीडिएट जो है 2NO will be converted to your product. Here look at here 2NO2, and here the second step 2NO2, so it means that 2NO is your intermediate. Okay, so it means actually this main complete reaction will proceed in 2 steps, 2 स्टेप में होगा। और ये जो हम कहते हैं ना कि एक से ज़्यादा रूट या एक से ज़्यादा स्टेप्स होंगे, वो इसीलिए होगा कि उसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगी, और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट में। सो ये आपका इंटरमीडिएट जो है कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। इट मीन्स दैट दिस मेन रिएक्शन विल प्रोसीड इन हाउ मेनी स्टेप्स, 2 स्टेप्स, एंड द एंथैल्पी फॉर द सेकेंड रिएक्शन इज -112 किलो जॉल। अब अगर बेटा आप लोग इसको
वो क्या कहता है हेस लॉ कि वो सेम रहेगी, चाहे वो एक स्टेप में हो या कई स्टेप में हो। अब एक स्टेप में जो हुआ है मेन जो आपका रिएक्शन वो कितना डेल्टा एच प्लस 68 है। अब इन दोनों रिएक्शन को जब मैं सम अप करूंगी, लुक एट हियर, इन दोनों रिएक्शन को मैंने सम अप कर दिया। अब जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन बनाते हैं इक्वल साइड्स पे, इसी तरह इसको भी बना लेंगे। देखिए पहले N2 NO2 हमने लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये देखें, this O is N2 and O2, here they are written, okay, now seconds 2NO, 2NO, O2 and O2, and here same 2NO and 2NO2 यहाँ आकर। अब जैसे मैथ्स में आप इक्वल चीजें जो होती हैं, जो आपकी सिमिलर चीजें होती हैं ऑपोजिट साइड पे, आप उसको कट कर देते हो, तो क्या होगा, जो सिमिलर साइड्स की होंगी वो इधर कैंसिल आउट हो गई। जब कैंसिल आउट हो गई तो देखो NO2 हमने यहाँ पे लिख लिया NO2, हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 and 2, सो 2 ऑक्सीजन्स एंड 2 NO2। ये हमारा मेन कंप्लीट रिएक्शन आ गया जो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट में बताया। अब जो पहले रिएक्शन की आपकी एंथैल्पी थी, मैंने आपको क्या बताई थी, वो 68 है, जो वो एक स्टेप में हो रहा है। अब जब उसके दोनों स्टेप्स को हमने रिलेट किया है तो उसमें क्या आ जाएगा, इट विल बी, कितनी अमाउंट आएगी इसकी, दैट इज 180 एंड 112। यहाँ पे इसकी वैल्यू गलत पेस्ट हुई है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इसमें इसकी वैल्यू जो है वो आपने जो माइनस करनी है, फर्स्ट रिएक्शन की जो वैल्यू है वो 180 है और दूसरी रिएक्शन की जो वैल्यू है वो -112 है, ठीक है। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये वैल्यूज गलत पेस्ट हुई है। सो 180 माइनस 112, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो 68 आ जाएगा, ठीक है। सो 68 किलो जूल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड एग्जांपल, एक चीज़ इसमें आपको बता दूं, एक एनर्जी साइकिल डायग्राम होती है जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। अगर एनर्जी साइकिल, अब इसी रिएक्शन को मैं अगर एनर्जी साइकिल डायग्राम की फॉर्म में बना दूं, तो हमारा जो वन स्टेप रिएक्शन था, जो हमारा रिएक्टेंट था वो क्या था, दैट वाज इसमें जो हमारी एंथैल्पी आ जाएगी, इसमें देखिए एनर्जी साइकिल डायग्राम्स जो हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेप था उसमें इसके इट प्रोसीडेड इन 2 स्टेप, राइट। सो N2 प्लस ऑक्सीजन, ओके, एंड उसकी एंथैल्पी मैंने आपको बताया कि कितनी है, वो 180 थी किलो जॉल, पॉजिटिव 180 थी। इट मीन्स कि ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपका एरो जो है अपवर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ लिख लेते हैं 180 किलो जॉल, ठीक है। और ये फॉर्मेशन किस चीज़ की हुई, 2NO की, ठीक है। ये इसकी फॉर्मेशन हो गई। अब जो आपका सेकंड स्टेप था उसमें दिस 2NO प्लस ऑक्सीजन, राइट, it resulted in the formation of 2NO2, okay, and it was -112 किलोजूल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए जो इसका एरो आएगा वो किस तरफ आएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। सो अब जब हम इसकी माइनस करेंगे इन दोनों को, तो आपको एंथैल्पी कितनी आ जाएगी इन दोनों की, 180 माइनस 112 विल बी इक्वल टू 68 किलो जूल, ठीक है, जो कि इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम इसी को फर्दर मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, तो ये एन, इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा अपवर्ड बना देते हैं इसको, ठीक है बेटा। ये देखिए, ये इसको हमने ऐसे कर लिया, दैट इज 2NO2, इसकी एंथैल्पी है 112 माइनस 112। रिमेंबर, जब आपका जो इसमें आएगा जो है एक्सोथर्मिक को शो करेंगे तो हम माइनस शो करेंगे और एरो नीचे की तरफ आएगा। अब जो नेट रिएक्शन है दैट इज N2 प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसकी जो फॉर्मेशन है, आपकी प्रोडक्ट 2NO2 है, उसकी कितनी है, 68 है। सो डेल्टा H इज इक्वल टू 68 किलो जूल, ठीक है। तो इसका एरो किस तरफ आएगा, अपवर्ड आ जाएगा। अनदर एग्जांपल, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन का ऑब्वियसली इफ इट टेक्स इन वन स्टेप, अगर वो एक स्टेप का रिएक्शन, इट मीन्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ओके, सो इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
अब ये जो है ये एक वन स्टेप रिएक्शन है जो हमारा रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट है, और इसकी जो एंथैल्पी चेंज आता है वो है -393.5 किलो जूल। ओके, अब obviously this is a main reaction. Actually the mechanism of this reaction is that this reaction proceeds in two reactions, ठीक है, टू स्टेप्स, दो स्टेप में ये प्रोसीड होता है। तो उसमें ये प्रोसीड कैसे होता है कि जो उसका पहला स्टेप है उसमें ये पहले कन्वर्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ओके, फर्स्ट द कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर फर्दर जब उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसकी जो इंथैल्पी पहले रिएक्शन में आती है, पहले स्टेप में वो -110.5 आती है, और दूसरे वाले स्टेप में क्या आती है -283.0 आता है। अब अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अब यहाँ देखें इन दोनों रिएक्शन को मैंने कंबाइन किया, ये दोनों सिमिलर थे तो ये कैंसल आउट हो गए, क्या चीज बचा कार्बन, और ये हाफ एंड हाफ कितने हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों इंथैल्पीज को जब हमने समीशन किया इनका तो ये -110 कितना इक्वल आ गया -393। अगर इधर 0.5 का भी एक वैल्यू होती है, बाज बुक्स में जो है वो इसमें 0.5 का भी लिखा होता है, तो उसके अंदर आपने फिर इसको 0.5 110.5 होता है, इधर इन्होंने 110 भी लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर यहाँ लेना है तो यहाँ 0.5 ले सकते हैं आप, तो ये -393.5 किलो जॉल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसकी अगर हम डायग्राम ले लें, ये देखें इस रिएक्शन में आप देखें जो मेन रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन का, ये दिस इज योर मेन रिएक्शन। ठीक है, उसकी एंथैल्पी कितनी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी एंथैल्पी है -393.5, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो दो स्टेप में प्रोसीड होता है, तो इसीलिए पहले स्टेप में क्या है, वो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, और ये एरो किस तरफ आएगा आपका, नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन -110 किलो जूल, इसलिए आपका एरो नीचे आ गया। फिर आपने सेकंड स्टेप लिखा, उसमें क्या आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी एंथैल्पी -283 है, तो फाइनली वो आपकी ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। इस तरह से आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ है, मैंने आपको जैसे नाइट्रोजन का भी बताया कि उसमें तो चले एंडोथर्मिक रिएक्शन था, इसमें सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसलिए नेगेटिव एंथैल्पी मेन क्या है, देखें ये फर्स्ट स्टेप जो कि आपका ये कार्बन प्लस मेन प्रोडक्ट किस तरह से बनाना है आपने, ये देखें ये मेन रिएक्शन क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका डेल्टा एच इधर लिख लेना है आपने जो कि है 393.5। नाउ दिस एक्चुअली प्रोसीड्स इन टू स्टेप, पहले स्टेप में क्या है कि वो कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एंथैल्पी फिर आपने साइड पे लिखनी है 110.5। नाउ अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फर्दर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि आपका फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, सो इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक, सो 283। फिर जब को आप सम अप करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी दोनों की सम अप की, दैट विल बी -393.5। अब इसमें जो है अगर मैं आपको इसकी जो एनर्जी डायग्राम है वो एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। इस एनर्जी डायग्राम में इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं बचे, देखें अलहदा से इसको बताते हैं। अगर वो एक स्टेप में हम बता रहे हैं तो सिंगल स्टेप में वो क्या है, दैट कार्बन प्लस ऑक्सीजन, राइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कंप्लीट, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो इसमें आपकी जो एनर्जी इंथैल्पी वैल्यू है, योर इंथैल्पी वैल्यू डेल्टा एच इज हाउ मच, दैट इज -393.5। ओके, अब ये रिएक्शन दो स्टेप में प्रोसीड होता है, तो ऑब्वियसली कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, ओके, will proceed. Obviously this one is an exothermic, so -110.5, okay, 110.5, so it will be converted to carbon monoxide. Now in the second step carbon monoxide is again further oxidized, okay, with oxygen। तो हम एक मिनट में इसको आपको करेक्ट करके लिख के देती हूँ। देखिए ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, दैट इज 1, और एंथैल्पी चेंज आपका कितना है, डेल्टा एच, दैट इज -110.5। नाउ दिस फर्दर रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज फर्दर, ठीक है, और वो भी जो है एंथैल्पी इसकी नेगेटिव में ही है,
दैट इज -283। सो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर एनर्जी डायग्राम। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो इसको किस तरह से ड्रॉ करना है आपने, कि आपने एरोस जो है वो अगर एक्सोथर्मिक है तो डाउनवर्ड ड्रॉ करने हैं, और अगर एंडोथर्मिक है तो वो आपने अपवर्ड ड्रॉ करने हैं। अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लेक्चर, वी स्टार्टेड अबाउट हेस लॉ। ठीक है, हमने हेस लॉ को पढ़ना स्टार्ट किया। हेस लॉ में हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, हेस लॉ में हम डिस्कस करते हैं एंथैल्पी चेंज को। ठीक है, एंथैल्पी चेंज को लेते हैं, और मैंने आपको बताया कि एंथैल्पी चेंज एक्चुअली, एंथैल्पी इज व्हाट, एंथैल्पी इज अ स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन, व्हिच मींस दैट वी हैव ओनली कंसर्न विद इट्स इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। इनिशियल एंड फाइनल, जब हम चेंज डिस्कस करेंगे वी विल बी टेकिंग इट्स डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। जब हम डेल्टा एच लिखते हैं तो हम इस चीज़ से किसे होता है, डेल्टा मीन्स चेंज, दैट इज योर फाइनल कंडीशन माइनस इनिशियल, राइट। चाहे अब कोई भी वेरिएबल ले लें, वो टेम्परेचर ले लें, वॉल्यूम ले लें, प्रेशर ले लें, ये सारे स्टेट फंक्शंस हैं। इनमें हम ये फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचे हमारा इससे कंसर्न नहीं होता, उस रूट और उस पाथवे से कंसर्न नहीं होता। when we are only concerned with the initial and final conditions, it means that it is a state function or state variable. Okay, so it is a state condition or a state variable. अब जब वो हेस लॉ कहता है कि एंथैल्पी चेंज जो है वो सेम रहती है, it will be remain same whether your reaction proceeds in single step और इन मल्टीपल स्टेप्स। ठीक है, चाहे आपका जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, चाहे वो एक स्टेप में हो, चाहे वो मल्टीपल स्टेप्स में हो या मल्टीपल रूट्स में हो, इस रूट से इसका कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न क्यों नहीं है, बिकॉज एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, एंड स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स इन when we talk about change, we have only concern with their initial and final stage. We will take the difference of the initial and final conditions, लेकिन उसमें जो हमारा पाथ होता है it is independent of the path. आप briefly समझने के लिए कह दें कि एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, एंड स्टेट फंक्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैंने आपको रिएक्शन का बताया कि ये मल्टीपल स्टेप्स आते क्यों हैं, बिकॉज वी नो दैट कि जब हम एक रिएक्शन लिखते हैं वो एक कंप्लीट रिएक्शन होता है, उसके जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं या मैकेनिज्म होता है जिससे पास आउट होता है, दैट इज रिएक्टेंट जो है वो किसी इंटरमीडिएट स्टेट में या ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होता है, उसके बाद वो जो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको इसमें दो एग्जांपल्स दी, एक जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की एग्जांपल दी, और एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की एग्जांपल दी। ठीक है, और उसमें फिर मैंने आपको एनर्जी साइकिल डायग्राम बनाना भी बताया कि वो किस तरह से फॉर्मेशन हम करते हैं। दोबारा से एक दफ़ा एनर्जी साइकिल डायग्राम के बारे में बता देती हूँ कि ये आपको डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज बोन हैबर साइकिल जो इसकी एप्लीकेशन है हेस लॉ की, उसमें हम इस डायग्राम को ही ड्रॉ करते हैं। तो इसमें आपके सबसे पहले जो भी आपकी प्रोडक्ट है, रिमेंबर अगर आपने उसकी फॉर्मेशन करनी है, जो भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड की हम जो अगर मेन रिएक्शन उसका हम जब ले लेते हैं तो उसके जो एक एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी डायग्राम दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2, राइट। तो इसमें जो मेन उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें जो एंथैल्पी चेंज आ जाता है वो है 393.5। ठीक है, आई हैव ड्रॉन द arrow downward because it is an exothermic reaction, but this is your complete interest of reaction. अब ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा टू स्टेप, तो टू स्टेप में सबसे पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो उसकी अमाउंट है वो जिसमें हम लेते हैं दैट इज 110.5। ठीक है, इसमें 110.5 आ जाएगा। अब ये जो फर्दर है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो इसकी एंथैल्पी है वो दैट इज 283 माइनस 283। ठीक है, तो ये इसका मल्टीपल स्टेप हो जाएगा और ये वाला इसका मेन रिएक्शन। सो डू प्रैक्टिस दिस एनर्जी साइकिल डायग्राम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर बाय यूजिंग इट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस। So do practice energy cycle diagrams.